ऐसा आदर्श विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कल हमारा टॉपिक था प्रकाश, जिसमें हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में देख लिया था। आज हमारा जो टॉपिक है गोलीय दर्पण। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण के बारे में हमने कल चर्चा की थी। उसके प्रतिबिंब कैसे बनता है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। दूसरे प्रकार का जो दर्पण होता है उस दर्पण को कहते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण ऐसे दर्पण जिनकी परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो, ऐसे दर्पण जिनकी परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो गोलीय दर्पण कहलाता है। इसको अपन उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे चम्मच का उभरा हुआ सिरा या उसको उल्टा करने पर वो परावर्तक पृष्ठ की तरह कार्य करता है, तो उसकी जो पृष्ठ है वो वक्रित है, गोलाकार है, और गोलाकार होने के कारण उनको क्या कहा जाता है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का निर्माण खोखले गोले से किया जाता है, अर्थात किसी भी गोलीय दर्पण का निर्माण खोखला गोला होता है, उसके एक अंश को काटकर गोलीय दर्पण का निर्माण कर लिया जाता है। अर्थात ये खोखला गोला था, उसके हमने एक भाग को काटकर एक तरफ परावर्तक पृष्ठ का निर्माण करके दूसरी तरफ हम पॉलिश कर देते हैं, और इस पॉलिश के द्वारा वो एक तरफ परावर्तक पृष्ठ हो जाएगी, दूसरी तरफ पॉलिश हो जाएगी, और उससे गोलीय दर्पण का निर्माण होता है। अब ये गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं आपके। पहले प्रकार का जो हम कहेंगे उसे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ अंदर का धसा हुआ भाग, जैसे मैं यहाँ डायग्राम बनाऊं तो ये खोखले गोले का हमने एक भाग लिया, और इसके बाहर की जो पृष्ठ है इस पे मैंने क्या कर दी? पॉलिश कर दी। इसके बाहर की जो पृष्ठ है इस पे मैंने क्या कर दी? पॉलिश कर दी। तो इसका जो ये अंदर का जो धसा हुआ भाग है, आंतरिक भाग है, वो परावर्तन का कार्य करे। यहाँ पर अगर प्रकाश का पुंज आए गिरेगा तो ये पृष्ठ उसको वापस लौटाने का कार्य करेगा। इस पृष्ठ के द्वारा उसमें परावर्तन का कार्य होगा। इस प्रकार के दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। वे दर्पण जिनकी अंदर की पृष्ठ वक्रित पृष्ठ गोलाकार पृष्ठ परावर्तन का कार्य करे उन्हें अवतल दर्पण कहते हैं। दूसरे प्रकार का जो गोलीय दर्पण है वो आपका है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ है वो उभरा हुआ भाग कार्य करता है। जैसे ये गोलीय खोखला गोला था, उसका अंदर वाले भाग पर मैंने क्या कर दी? पॉलिश कर दी। उसका अंदर वाले भाग पर पॉलिश कर दी, तो ये बाहर का जो उभरा हुआ भाग है ये परावर्तक पृष्ठ की तरह कार्य कर रहा है। इस प्रकार के दर्पण को अपन उत्तल दर्पण कहते हैं। सामान्य भाषा में कहें तो ये हमारा सीधे तरीके से रखा हुआ चम्मच है, और ये उल्टा चम्मच है। जब चम्मच को हम उल्टा कर देते हैं तो वह उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है, और जब चम्मच को सीधा रखते हैं तो वह अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है। तो उत्तल दर्पण वे दर्पण जिनकी बाहर की पृष्ठ उभरी हुई पृष्ठ वक्रित पृष्ठ परावर्तन का कार्य करे उन्हें उत्तल दर्पण कहते हैं। तो इसका बाहर का भाग परावर्तक पृष्ठ की तरह कार्य करेगा, इसका आंतरिक भाग परावर्तक पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। इसके साथ साथ में हम इनके कुछ उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग और उत्तल दर्पण के जो उपयोग है उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो पहले देखते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है आपका शेविंग बनाने वाले कांच में। इसमें क्या जाता है? शेविंग बनाने वाले कांच में। शेविंग करने वाले के पास में अवतल दर्पण होता है, क्योंकि इसमें चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। इसके अलावा वाहनों की जो अग्र हेडलाइट में समांतर प्रकाश पुंज को प्राप्त करने के लिए, वाहनों के अंदर जो रोशनी होती है वो दूर तक ले जाने के लिए
अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दंत चिकित्सा में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण। इस दर्पण का उपयोग एटीएम मशीन में लगा हुआ जो दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि इसका जो दृष्टि परास क्षेत्र है वो अधिक होता है। वो पीछे के व्यक्ति का प्रतिबिंब उस दर्पण के अंदर बना देता है, और जिससे जो आगे खड़ा व्यक्ति है उसको उसकी शिकल उस दर्पण के अंदर दिखाई देती है। इसके अलावा वाहनों के साइड मिरर, पार्श्व दर्पण, जिसको अपन कह सकते हैं पार्श्व दर्पण, वाहनों के जो साइड में जो कांच लगे हुए होते हैं वो कांच भी आपके उत्तल दर्पण के बने हुए होते हैं, क्योंकि इनका दृष्टि परास अधिक होता है और ये प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, छोटा बनाते हैं, जिससे पीछे से दूर तक के वाहन उस अंदर दर्पण के अंदर आसानी से दिखाई देते हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषा है। अभी हमने कहा था कि गोलीय दर्पण खोखले गोले से बना हुआ होता है, तो उसके आधार पर ही पहला पॉइंट है हमारा वक्रता त्रिज्या। तो जो गोलीय दर्पण है वो एक खोखले गोले से बना हुआ होता है। अभी हमने कहा माना कि ये हमारा एक गोलीय दर्पण है और इस खोखले गोले से बना हुआ है। तो इस खोखले गोले का जो केंद्र बिंदु आएगा आपका, वह इस गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र कहलाता है। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले से बना है उसका केंद्र बिंदु वक्रता केंद्र कहलाता है, और वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा पॉइंट है हमारा वक्रता त्रिज्या। तो ये जो दर्पण है गोलीय दर्पण खोखले गोले से बना हुआ है, और इसके ये जो परावर्तक पृष्ठ है, जैसे ये हमारा अवतल दर्पण है और इस अवतल दर्पण में ये हमारी परावर्तक पृष्ठ है। तो परावर्तक पृष्ठ से वक्रता त्रिज्या तक की दूरी, वक्रता केंद्र तक की दूरी, परावर्तक पृष्ठ से वक्रता केंद्र तक की दूरी, ये जो दूरी आएगी आपकी, इस दूरी को वक्रता त्रिज्या R से प्रदर्शित किया जाता है। तो वक्रता केंद्र से परावर्तक पृष्ठ के मध्य की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ये परावर्तक पृष्ठ है और यहाँ केंद्र बिंदु है। इस बिंदु के मध्य की जो दूरी है, चाहे यहाँ से हम मापें और चाहे किसी भी परावर्तक पृष्ठ से आप इसको मापोगे, तो ये दूरी आपकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या R कहलाएगी। इसको R से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है ध्रुव। गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। ये गोलीय दर्पण आपका, इसकी ये जो लंबाई है, इस लंबाई का मध्य बिंदु, ये जो मध्य बिंदु आ रहा है, इस मध्य बिंदु को हम O से प्रदर्शित करते हैं और इसको ध्रुव कहते हैं। अर्थात गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव O कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मुख्य अक्ष। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहलाती है। तो देखते हैं क्या है, ये हमारा गोलीय दर्पण है। इस गोलीय दर्पण का अभी हमने बात किया था कि इसका जो केंद्र बिंदु जिस खोखले गोले का बना हुआ, उसके केंद्र बिंदु को हमने वक्रता केंद्र C नाम दिया था, और इस गोलीय दर्पण की लंबाई की मध्य बिंदु को हमने अभी क्या कहा था, ध्रुव कहा था। तो ये बिंदु O, इस O और C को मिलाने वाली लाइन, इस O और C को मिलाने वाली सीधी लाइन ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, ध्रुव ये वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी लाइन को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। नेक्स्ट है द्वारक। गोलीय दर्पण की लंबाई दर्पण का द्वारक कहलाता है। ये जो गोलीय दर्पण है, इस गोलीय दर्पण की ये जो लंबाई है, ये वाली जो लंबाई आ रही है हमारे पास में, ये लंबाई, इस लंबाई को ही क्या कहा जाता है, दर्पण का द्वारक कहा जाता है। नेक्स्ट है फोकस बिंदु। गोलीय दर्पण का फोकस बिंदु। तो फोकस बिंदु के बारे में अपन देखते हैं कि क्या होता है गोलीय दर्पण के।
फोकस बिंदु, ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के लिए, दोनों के लिए अलग अलग पॉइंट होते हैं। तो पहले अपन बात करते हैं फोकस बिंदु में अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण जिसका आंतरिक भाग परावर्तक पक्ष की तरह कार्य करे, जिसका आंतरिक भाग परावर्तक पक्ष की तरह कार्य करे, उसको हमने अभी कहा था अवतल दर्पण। इस अवतल दर्पण का हमने बिंदु ये O माना और ये इसका बिंदु C है। जब कोई प्रकाश की किरण इस पर आपतित होती है, जब कोई प्रकाश की किरण इस पर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात वो जिस बिंदु से होकर गुजरती है, परावर्तन के पश्चात वो जिस बिंदु से, ये आपतित प्रकाश की किरणें और परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरी, ये बिंदु है, इस बिंदु से होकर ये प्रकाश की किरणें गुजर रही है और यहाँ पर ये मिलती भी प्रतीत हो रही है। इस बिंदु को कैपिटल F मुख्य फोकस बिंदु कहा जाता है। फोकस बिंदु को F से प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए, गोलीय दर्पण पर आपतित प्रकाश परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलता है, अवतल दर्पण के लिए जिस बिंदु पर मिलता है, उस बिंदु को गोलीय दर्पण का फोकस बिंदु कहा जाता है। अब देखते हैं उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण में दर्पण का बाहरी भाग, दर्पण का जो बाहरी भाग है, उभरा हुआ भाग है, वो परावर्तक पक्ष की तरह का कार्य करता है। ये इसका बिंदु O और ये इसका बिंदु C, वक्रता केंद्र C। जब कोई भी प्रकाश इस पर आपतित होगा, तो उत्तल दर्पण पर जब प्रकाश आपतित होता है, तो परावर्तन के पश्चात वो इस तरह से जाता है। आपतित प्रकाश परावर्तन के पश्चात वह इस तरह से गमन करता है। तो हम इसको अगर पीछे की तरफ देखते हैं तो हमें ये ऐसा लगता है कि ये प्रकाश एक बिंदु से होकर गुजर रहा है। ये हमें ऐसा लग रहा है कि एक बिंदु से होकर गुजर रहा है। यहाँ पर आपको ये मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है और इस बिंदु को अपन F कहेंगे। अर्थात उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु दर्पण के अंदर की तरफ स्थित होता है। जिस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है, हमने लिखा उत्तल दर्पण के लिए, उस दर्पण का फोकस बिंदु कहलाता है। अब एक बार पूर्ण रूप से परिभाषा देख लेते हैं। गोलीय दर्पण पर आपतित प्रकाश परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलता है, उत्तल दर्पण के लिए, या जिस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है, ये दर्पण के अंदर बन रहा है, इसलिए अपने इसको कहता है मिलता हुआ प्रतीत होता है। उत्तल दर्पण के लिए उसे दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोकस दूरी। तो अभी हमने देखा था गोलीय दर्पण पर जहां प्रकाश की किरणें आकर मिलती हैं, जैसे ये बिंदु हमारा है F और ये बिंदु है C। तो अभी हमने कहा था कि जब प्रकाश की किरणें इस पर आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती भी प्रतीत होती है, तो यह बिंदु है F और इस पर प्रकाश की किरणें मिलती हैं। इस बिंदु को तो हमने कहा था फोकस बिंदु। और इस F से O के मध्य की जो दूरी आ रही है हमारी, इस F से O के मध्य की जो दूरी बन रही है, ये वाली जो दूरी है, इस दूरी को ही फोकस दूरी कहा जाता है। फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात गोलीय दर्पण के फोकस बिंदु से ध्रुव के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। गोलीय दर्पण के फोकस बिंदु F और O के जो मध्य की जो दूरी है, वह दूरी फोकस दूरी कहलाती है और इसको स्मॉल f से प्रदर्शित किया जाता है। अब ये जो फोकस दूरी है, इसको तो F कह रहे हैं। और अभी हमने इससे पहले पढ़ा था एक वक्रता त्रिज्या, अर्थात वक्रता केंद्र और O के मध्य की जो दूरी आ रही है हमारी, इस दूरी को हमने R नाम दिया था।
वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव O के मध्य की दूरी को R कह रहे हैं और बिंदु F और O के मध्य की दूरी को F कह रहे हैं। इन दोनों के मध्य एक रिलेशन पाया जाता है जिसको वक्रता केंद्र तथा फोकस दूरी में संबंध कहा जाता है, अर्थात इसका मान R बराबर 2F, अर्थात वक्रता त्रिज्या का मान फोकस दूरी का दुगुना होता है। जो वक्रता त्रिज्या होगी उसका आधा मान अपन क्या मानेंगे, फोकस दूरी होगी। ये कंडीशन है छोटे द्वारक वाले दर्पण के लिए। अर्थात ये संबंध R बराबर 2F कब लागू होगा, जब दर्पण की जो लंबाई है वह अति अल्प होगी, उस कंडीशन में ही ये संबंध लागू होगा।